श्रीलंका में हालात जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं। पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है अभी रिसेंटली, क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है श्रीलंका में। इसकी वजह से सरकार ने वहाँ पे जो है इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। और प्रेसिडेंट हाउस के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे व्हीकल्स जो है दे हैव बीन सेट ऑन फायर, आग लगा दी गई है पब्लिक की में गाड़ियों को। मिलिट्री जो है सरकार ने डिप्लॉय कर दी है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब समझना यह है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि यहाँ तक नौबत आ गई है। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा कारण है। और सरकार के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि सरकार के पास 2019 में अगर 7.6 बिलियन डॉलर, एक नंबर है, 7.6 बिलियन डॉलर उसके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते थे 2019 में, वो 2022 में गिर करके 2.6 बिलियन डॉलर रह गए। और ये इतने छोटे रिजर्व हैं, इतने कम हैं कि सरकार जो है, जो बेसिक फ्यूल है, फूड है, जो एसेंशियल गुड्स हैं, मेडिसिन हैं, कुकिंग गैस है, वो तक इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट टू इंपोर्ट इवन दी बेयर एसेंशियल्स टू फीड इट्स, टू प्रोवाइड टू इट्स मासेस। देखिए, पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पावर कट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि 16-16 घंटे का कट लग रहा है, मोर देन हाफ अ डे ऑफ अ सिंगल डे। और अंधेरे में जो है बाकी जनता को दिन गुजारने पड़ रहे हैं। एसेंशियल मेडिसिन, फूड कुछ नहीं मिल पा रहा है। और ये सारे जो सिचुएशंस हैं, दिस इज़ कॉजिंग पब्लिक एंगर। 36 घंटे का कर्फ्यू जो है सरकार ने लगा दिया है। सोशल मीडिया साइट्स वहाँ पे ब्लॉक कर दी गई हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं फूड को लेकर के, फ्यूल को लेकर के, पावर की शॉर्टेज को लेकर के। फूड प्राइसेज जो है वो 30% या 30% तक बढ़ गए हैं। और श्रीलंका की जो कैपिटल है उसको तो इनडेफिनेट कर्फ्यू लगा दिया गया वहाँ पे वायलेंस को रोकने के लिए। अब ऐसे हालात में इंडिया जो है सामने आया है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया हैज़ कम फॉरवर्ड टू हेल्प श्रीलंका। और उसने रिसेंटली अभी जो है 40,000 टन राइस का शिपमेंट जो है अभी भेजा है श्रीलंका में। और श्रीलंका की गवर्नमेंट इसके अलावा जो है IMF का एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वहाँ से भी एक बेल आउट पैकेज जो है एक्सप्लोर कर रही है, सो दैट कि वो अपने 4 बिलियन डॉलर के जो डेट है उसको रीपे कर पाए। और आपको बता दें कि रिसेंटली इन्फ्लेशन का नंबर जो है वहाँ पे 18.7% है। ये 18 से 19% के बीच में लगभग वहाँ पहुँच चुका है। इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में 4% का ऑन एवरेज जो है सरकार टारगेट रखती है, ±2%। और इसका मतलब ये हुआ कि 2% से लेके 6% तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI की, उसको एक मैंडेट दिया हुआ है सरकार ने कि आपको इसके बीच में इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। लेकिन 19% का जो इन्फ्लेशन का रेट है श्रीलंका में, डैट इज़ टू हाई टू बी ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही है तो वो अगले साल 19 रुपये ऊपर मिलेगी, यानी कि 119 रुपये की मिलेगी। बिग बिग इन्फ्लेशन नंबर। अब इंडिया जो है, इंडिया इज़ राइटली एक्टिंग एज हेल्पिंग हैंड टू इट्स नेबर। अब देखिए, प्रॉब्लम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली जनरेट क्यों हुई, ऐसे कैसे हालात पैदा हो गए श्रीलंका में। हुआ ये कि 2-3 साल पहले कोलंबो में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड इकॉनमी है श्रीलंका की, ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आती है। टूरिज़्म पूरा ड्रॉप हो गया, सब्सटेंशियली डिक्लाइन हो गया। तो सरकार की जो रेवेन्यू है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हिट आया। अब श्रीलंका की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी रिसेंटली काफ़ी डाउनग्रेड होगी, जिसकी वजह से श्रीलंका अपने जो सॉवरेन डेट्स हैं उसको रोल ओवर नहीं कर पा रही है, आगे पोस्टपोन नहीं कर पा रही है। और जो टोटल डेट है श्रीलंका का वो 119% है GDP का। जी हाँ, GDP का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार साल भर में जितना अपना GDP कमा रही है उसका 119%, यानी कि 1.19 टाइम्स ऑफ द टोटल GDP, उतना तो उसका कर्ज है अपने GDP का। 19% ज़्यादा, 119% जो है GDP का वो कर्ज है। और सॉवरेन बॉन्ड्स जो है जो सरकार इशू करती है वो इस टोटल कर्ज का 40% कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें चाइना की देनदारी 10% है, यानी कि 10% कर्ज इसने चाइना से ले रखा है। थोड़ा और पीछे चल के समझते हैं इसकी हिस्ट्री। रियल प्रॉब्लम क्या थी श्रीलंका में कि 2009 में सिविल वॉर जो है वहाँ पे ख़त्म हुई। और 1977 में, 1977 में श्रीलंका ने अपनी इकॉनमी को जो है लिबरलाइज करना शुरू करा। लेकिन 26 साल की लंबी जो सिविल वॉर थी उसके कारण कंट्री जो है अपनी इकॉनमी के ऊपर फोकस नहीं कर पाई। और सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद श्रीलंका ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मिस्टेक्स करनी शुरू कर दी इकोनॉमिकली। और जो इम्प्रूडेंट डिसीजंस उसने सरकार ने लिए, तो उसमें से एक ये था कि प्रोग्रेसिव टैक्स को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार। प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ती है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन इस प्रोग्रेसिव टैक्स को जो है सही ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका उल्टा होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि जब इनकम कम होती है तो उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। और सरकार की एक गलती ये रही कि उसने काफ़ी ह्यूज डिपेंडेंस रखी है अपनी
कमर्शियल बोरोविंग्स के ऊपर अपने बजट डेफिसिट को फंड करने के लिए। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब सरकार की जितनी इनकम है, फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ रुपए उसकी इनकम है, लेकिन सरकार चाहती है कि मैं 1,400 करोड़ रुपए खर्च करूं क्योंकि ग्रोविंग इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी को फंड करने के लिए 400 करोड़ ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो बजट डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन ये 400 करोड़ पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि सरकार की कमाई तो सिर्फ 1,000 करोड़ है। ये 400 करोड़ फंड करने के लिए सरकार क्या करती है? बोरोविंग्स करती है कहीं भी तरीके से, जिसमें मनी प्रिंटिंग भी एक कारण है, एक एक ऑप्शन है। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने कमर्शियल बोरोइंग के ऊपर ज़्यादा जो है रिलाई करा और अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को वो जो है डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, उसमें फेल रहे। अब हुआ ये कि 1950 से 1970 के बीच में श्रीलंका जो है उसका काफ़ी ज़्यादा फोकस था अपनी वेलफेयर के ऊपर, अपनी जनता की और पब्लिक गुड्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव उनकी प्रोग्रेस रही थी, और किसी भी साउथ इंडियन इकोनॉमी की ऐसी प्रोग्रेस उस टाइम नहीं थी, काफ़ी अप्रिशिएबल थी। तो 1977 के बाद क्या हुआ कि सरकार को, श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एड्स मिलते थे बाहर से। इसकी वजह से वो अपने जो बजट डेफिसिट थी उसको अच्छे से राइट ऑफ कर पाती थी। लेकिन बाद में जब इसकी श्रीलंका की कंडीशन डिक्लाइन होनी शुरू हुई एंड इट एंटर्ड इनटू लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, लोअर मिडिल इनकम कंट्री का स्टेटस जब इसका बन गया, तो इसको ग्रांट्स और इक्विटीज सब मिलने बंद हो गए। बोरोविंग्स के ऊपर जो है एक स्टॉप लग गया और डेफिसिट्स जो है इसके बढ़ते चले गए। अब ये ट्रेंड जो है 2009 के बाद और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और उसकी कमर्शियल बोरोविंग जो है, जो कि सिर्फ 2.5% होती थी 2004 में, वो 2016 में बढ़ करके 56% हो गई। और सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्स रिजम और अपनी टैक्स का जो नेट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो, उसको वाइड नहीं करा उस टैक्स नेट को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज डिक्लाइन होती गई और 2019 में काफ़ी ज़्यादा गिर गए, टैक्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरा दिए गए। और इसका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार की टोटल जीडीपी है उसमें कितना पैसा टैक्स से कलेक्ट किया जाता है, वो गिरकर 8.4% रह गया। यानी कि अगर श्रीलंका सरकार की 100 रुपये की रेवेन्यू है, उसमें केवल 8.4 रुपीज़ ही टैक्सेस से आ रहे थे, जो कि 1990-92 के दौरान 18% होते थे। जी हाँ, 100 रुपये पे 18 रुपये सरकार जो है टैक्सेस से कमाती थी, जो कि 2019 में गिर के केवल लगभग 8.5 रुपये के आसपास आ गए। अब ये रेवेन्यूज़ काफ़ी गिरती गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी गिरती गई श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जो सरकार है फॉरेन एलिमेंट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड होने लगी, बाहर से उसको कर्जा उठाने लगा और चाइना ने उसमें मौका देखते हुए उसने भी कर्जा दे दिया, क्योंकि सर चाइना जो है इस तरह की फेलिंग और जो ससेप्टिबल गवर्नमेंट्स हैं उसके ऊपर नज़र रखता है। और एक गलती श्रीलंका ने एक और करी कि उसने डाइवर्सिफाई नहीं करा अपनी श्रीलंका की जो इकॉनमी है, उसने ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट बास्केट को कोई अच्छा प्रोडक्ट डेवलप नहीं करा, एक्सपोर्ट मार्केट्स डेवलप नहीं करी, और जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं टी वगैरह या गारमेंट्स वगैरह, उस पर ही ज़्यादा रिलाई करते रहे। वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट से भी ये काफ़ी जो है इंटीग्रेट नहीं कर पाए, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए, और इनके कोई ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट थे नहीं जो कि ग्लोबल डिमांड हो। ज़्यादा ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ पर भी डिमांड जो है टाइम के साथ साथ काफ़ी कम होती गई। तो अब देखना यह है कि व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट विल टेक टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। टाइम विल टेल अस।